ये जितने नेता आते हैं इनके बच्चे क्या सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं क्या? जहां लाखों रुपए फीस है वहां पढ़ते हैं। और आपके लिए क्या दे दिया? किस्मत पे रो, 5 किलो अनाज से पेट भरो, शिक्षा नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर शिक्षित हो जाओगे तो जागरूक हो जाओगे, झूठ पकड़ में आ जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा किसने लिया? अगर पूंजीपति के हाथ में फसल भी चली गई, पूंजीपति के हाथ में खेत भी चला गया, पूंजीपति के हाथ में शिक्षा भी चली गई, पूंजीपति के हाथ में स्कूल भी चला गया, तो आपके बच्चे न शिक्षित हुए, न उनको रोजगार मिला, तो बताइए उनकी कंपनियां गांव-गांव खुलेंगी और आपकी आने वाली कई पीढ़ी उनकी कंपनियों में मजदूर बनेगी। और फिर भूल जाइए कि बाबा साहब के जय भीम को भी कोई बोलेगा या ओबीसी के नाम पर भी कोई एकजुट हो पाएगा। पिता मजदूरी करते रहे, दादा मजदूरी करते रहे, धरती का सीना चीर करके किसान, कामगार, कमेरा लोग अन्न पैदा करते रहे कि लोगों का पेट भरे, और आज उन्हीं के लोग गुलाम बन गए, किसी कंपनी में जाके मजदूरी कर रहे। क्या आपके बच्चे भी मजदूरी करेंगे? और अगर आपके पास पैसा है तो आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। और आज इस देश में सबसे ज्यादा भीड़ अगर कहीं है तो अस्पतालों में है। गलत कह रहा हूं कि सही? अस्पतालों में भीड़ किसकी? हमारी। 90% गरीब SC ST OBC कहां है? हॉस्पिटल के सामने लाइन लगाए। और जो अमीर हैं वो दिल्ली से लेकर के विदेश तक अपना इलाज करा सकते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो नागपुर गए हैं? जरा एक सर्वे करना चाहता हूं। कितने लोग यहां बैठे हैं जो नागपुर गए हैं? अब बताइए। मैं ये नहीं पूछा कि दिल्ली कितने गए हैं। अब मंच के लोगों के सामने एक बात, क्योंकि आप देख रहे हो ये हमारा भारत है, इतनी उम्र हो गई कोई नागपुर नहीं जा पाया, तो सरकार जिस दिल्ली से चलती है वहां आपके लोग कैसे पहुंचेंगे? ये सवाल मैं आपको छोड़ करके जा रहा हूं। रात में एक पत्रकार विदेश से आया, तो आधी रात को डॉक्टर अंबेडकर जाग रहे थे। पत्रकार बोला कि डॉक्टर अंबेडकर आप सोए नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा मेरा समाज सो रहा है, इसलिए मैं जाग रहा हूं, ताकि मेरा समाज जाग सके, इसलिए मैं इतना जोखिम उठा रहा हूं। पिता मजदूरी करते रहे, दादा मजदूरी करते रहे, धरती का सीना चीर करके किसान, कामगार, कमेरा लोग अन्न पैदा करते रहे कि लोगों का पेट भरे, और आज उन्हीं के लोग गुलाम बन गए, किसी कंपनी में जाके मजदूरी कर रहे। क्या आपके बच्चे भी मजदूरी करेंगे? और अगर आपके पास पैसा है तो आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। ये जितने नेता आते हैं इनके बच्चे क्या सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं क्या? जोर से बोलिए। नेता पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, जहां लाखों रुपए फीस है वहां पढ़ते हैं। और आपके लिए क्या दे दिया? किस्मत पे रो, 5 किलो अनाज से पेट भरो, शिक्षा नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर शिक्षित हो जाओगे तो जागरूक हो जाओगे, झूठ पकड़ में आ जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा किसने लिया? सवाल पूछेंगे। जो लूटा वो कौन? जो झूठ बोला वो कौन? हमारे बच्चों का भविष्य कहां बचा है? इसलिए संविधान को बदलने की बात कौन किया? पता है कि नहीं कौन किया? एक अकेला सब पर भारी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, इस प्रबोधन कार्यक्रम का मकसद क्या है? चेतना मिले। ओबीसी आज लड़ाई लड़ रहा है। मंडल कमीशन ने कहा 52% आबादी है। मंडल कमीशन कहा कि 52% आबादी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए, और जब आरक्षण नहीं मिला तो 27% दिया। आज पूरा देश का ओबीसी जाति जनगणना की मांग कर रहा है कि गिन तो बताओ, गिनती तो करो कि हमारी आबादी कितनी है। और देश के प्रधानमंत्री वो कहते हैं कि मैं भी ओबीसी हूं। तो ओबीसी की मांग सबसे बड़ी क्या है? जो लोग अभी नारा लगा रहे थे जय ओबीसी, जोर से बताइए आपकी सबसे बड़ी मांग क्या है? जोर से बोलिए। जाति जनगणना। अगर कोई सच्चा ओबीसी है तो सबसे पहला काम क्या करेगा? जाति जनगणना कराएगा। किसान आंदोलन हुआ इस देश में, मैं पूरे इस इलाके में कई बार आया हूं। यहां के किसान क्या खुशहाल हैं क्या? जोर से बोलिए। क्या यहां के इस पूरे इलाके के किसान खुश हैं? जितना लागत लगती है उतना उनको मुनाफा मिल जाता है? जोर से बोलिए। और किसी ने वादा किया था कि 2022 दुगुनी कर देंगे, और आंकड़ा क्या पता है?
किसानों का कर्जा दुगुना हो गया। मैं ईमानदारी से एक दुख व्यक्त करूं, दिल्ली में जब तक मैं विदर्भ नहीं आया था ना, दिल्ली के अखबारों में विदर्भ की खबरें तब आती थी जब विदर्भ के किसान आत्महत्या कर लेते थे। बताओ ये पीड़ा हमारी है कि नहीं? किसानों ने आत्महत्या की कि नहीं? और किसानों के नाम पर किसने कानून बनाया कि किसानों की जगह जमीन भी गिरवी रख दी जाएगी? वही अंबानी और अडानी के हाथों में। अगर पूंजीपति के हाथ में फसल भी चली गई, पूंजीपति के हाथ में खेत भी चला गया, पूंजीपति के हाथ में शिक्षा भी चली गई, पूंजीपति के हाथ में स्कूल भी चला गया, तो आपके बच्चे न शिक्षित हुए, न उनको रोजगार मिला, तो बताइए उनकी कंपनियां गांव गांव खुलेंगी और आपकी आने वाली कई पीढ़ी उनकी कंपनियों में मजदूर बनेगी। और फिर भूल जाइए कि बाबा साहब के जय भीम को भी कोई बोलेगा या ओबीसी के नाम पर भी कोई एकजुट हो पाएगा? बताइए सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अगर आप भी मजदूर बन गए उन उद्योगपतियों की कंपनी में, होंगे क्या? तो किसान, और कितने लोग यहां किसान ऐसे बैठे हैं जो अपने आने वाली पीढ़ी को किसान बनाना चाहते हैं? किसान है कि नहीं आप लोग? क्या अपने बच्चों को किसान बनाना चाहते हैं? कोई नहीं बनाना चाहता, क्योंकि जानता है कि आज का किसान मरने को बेबस कर दिया गया। मजबूरी में वो खेती और किसानी कर रहा है। आज अगर कोई देश चला रहा है तो मुट्ठी भर लोग देश चला रहे हैं, मुट्ठी भर लोग शिक्षा में हैं, मुट्ठी भर लोग ब्यूरोक्रेसी में हैं, मुट्ठी भर लोग उद्योगपति हैं। और जो 90% है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास, वो कहां है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गोंड पिपरी के लोगों, जिसकी आबादी इस देश में 90%, वो कहां है? क्या 90% स्कूल में वो है क्या? क्या इस देश की सरकारी नौकरियों में 90% SC ST OBC हैं क्या? क्या इस देश में ब्यूरोक्रेसी में DM और SP SC ST OBC हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज SC ST OBC हैं क्या? जो इस देश के पूंजीपति हैं बड़े बड़े, जिनके बेटे बेटी की शादी 3 महीने होती है, उनमें SC ST OBC हैं क्या? तो भैया हो कहां आप? मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं, कहां हो आप? कर्मकांड में हो, अंधविश्वास में हो। बताओ सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? जोर से बोलिए, गलत है कि सही है? क्या अंधविश्वास और कर्मकांड में हमारे लोगों को फंसाया नहीं जा रहा? और बाबाओं की नई नई दुकान खोल दी। एक बाबा उधर दुकान खोले, एक उधर खोले, एक इधर खोले। टीवी पर बैठ कर तो कहता है कि हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं। अस्पताल में बैठ के कोई दवाई क्यों नहीं देता? मैं एक दिन देख रहा था, एक बाबा बाहर यहां बैठा था, और हर धर्म में ऐसे पाखंड है। एक आदमी का हमें पथरी है, पथरी जानते हैं, पेट में, तो बाबा आंख बंद किया और ऐसे ऐसे उंगली चलाया और कहा आप देखो, कहा पथरी गायब, बाबा की जय हो। उसने हवा में ही ऑपरेशन कर दिया, हवा में ऑपरेशन कर दिया। मैं चाहता हूं उस बाबा को हर सरकारी अस्पताल में बैठा दो, 10 से 5 इन गरीबों का भी इलाज कर दे, ताकि इनके जेब में पैसा है कि नहीं, इससे इनके बच्चे भी मर न जाएं, इनके घर कोई बीमार न रह जाए। बताओ इससे बढ़िया देश कोई होगा क्या? अरे भाई, हवा में कैंची चला के ऑपरेशन कर दिया। और आज इस देश में सबसे ज्यादा भीड़ अगर कहीं है तो अस्पतालों में है। गलत कह रहा हूं कि सही? अस्पतालों में भीड़ किसकी? हमारी। 90% गरीब SC ST OBC कहां है? हॉस्पिटल के सामने लाइन लगाए हैं। और जो अमीर हैं वो दिल्ली से लेकर के विदेश तक अपना इलाज करा सकते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो नागपुर गए हैं? जरा एक सर्वे करना चाहता हूं, कितने लोग यहां बैठे हैं जो नागपुर गए हैं? आप बताइए। मैं ये नहीं पूछा कि दिल्ली कितने गए हैं। अब मंच के लोगों के सामने एक बात, क्योंकि आप देख रहे हो ये हमारा भारत है, इतनी उम्र हो गई कोई नागपुर नहीं जा पाया, तो सरकार जिस दिल्ली से चलती है वहां आपके लोग कैसे पहुंचेंगे? ये सवाल मैं आपको छोड़ करके जा रहा हूं। क्योंकि जानते हैं क्यों नागपुर आप नहीं जा पाए? क्योंकि आपको इतना गरीब और कमजोर बना दिया गया है कि यहीं रहो, मेहनत मजदूरी करो और अपने बेटा बेटी को कहीं बाहर न पढ़ पाओ, न बाहर की दुनिया से तुम जुड़ पाओ। तुम आदिवासी हो तो जंगल में रहो, तुम दलित हो तो गांव की उस बस्ती में रहो जहां सड़क भी नहीं है, अस्पताल भी नहीं है, पढ़ाई भी नहीं है।
तुम ओबीसी हो तो खेत में किसानी की तरह पैदा करते रहो, जिस पर तुमको उचित मूल्य भी नहीं मिलेगा, और तुम्हारा पैदा किया हुआ अनाज 5 किलो कोई मुफ्त में बांटकर तुमसे वोट पे वोट लेता चला जाएगा। क्या यही भारत का सपना हमारे महापुरुषों ने देखा था? क्या यह बराबरी है? क्या जोर से बोलिए। तो बराबरी कैसे आएगी जब तक हम और आप जातियों में टूटे रहेंगे? बहुत वक्त नहीं लूंगा और आखिर में आपसे 2-3 बातें निवेदन के साथ जा रहा हूं। जाति बुरी चीज है कि नहीं है? तो जाति तोड़ना चाहिए कि नहीं तोड़ना चाहिए? तो जाति टूटेगी कैसे? सबसे पहला, जितनी जातियों को अछूत बनाया गया उनके साथ बराबर में बैठकर खाना पीना शुरू कर दीजिए। मैं ओबीसी समाज के लोगों से भी कहूंगा, आप दलित समाज और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के समाज को अपने भाई समझिए। बाबा साहब अंबेडकर हम सब के नायक हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले हम सब के नायक हैं, छत्रपति शाहू जी महाराज हमारे नायक हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हमारे नायक हैं। और वो नायक तब बनेंगे जब हम जातियों को तोड़ करके एक साथ खड़े होंगे। जो भी हाथ से मेहनत करता है वो सब कमेरा लोग एक हैं, और हम 90% लोग इस देश में एक रहेंगे, कभी हम आपस में नहीं लड़ेंगे। बताइए, ये संकल्प आज यहां से करके जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्योंकि हमारे लोगों को हमारे से ही आपस में लड़ाया जा रहा है। शेड्यूल कास्ट को बांट दो, उपवर्गीकरण, शेड्यूल ट्राइब में उपवर्गीकरण, ओबीसी में उपवर्गीकरण। क्यों भाई? पहले हमको जाति जनगणना करके बताओ देश चलाने में हम कहां हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट में जज कितने, विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर कितने, वाइस चांसलर कितने, मीडिया हाउसेस हमारे कितने, हमारे ठेकेदार कितने, हमारे उद्योगपति कितने, हमारे शिक्षा में कितने, हमारे डीएम कितने, हमारे एसपी कितने। हमारे 90% जहां होंगे वही हमारा है, बाकी जगह हमको लड़ करके अपने हिस्से का हक छीनना पड़ेगा। लेकिन पता है, 2 बिल्लियां एक रोटी के लिए लड़ने लगी। 2 बिल्लियां एक रोटी के लिए लड़ने लगी। एक बंदर आया और उसने कहा कि लड़ो मत, हम न्याय करेंगे। तराजू लेकर आया, एक तरफ रोटी ज्यादा थी, इधर से तोड़कर खा लिया, फिर दूसरी तरफ ज्यादा हुई, फिर उधर से तोड़कर खा लिया, फिर इधर ज्यादा हुई, इधर से तोड़कर खा लिया। खाते खाते दोनों तरफ की रोटी बंदर खा गया और बिल्लियों की तरफ भूल करके बोला, देखो मैंने कितना बढ़िया न्याय किया, जितनी भूखी तुम हो इतनी ही भूखी ये है, जाओ अब लड़ो मत, तुम दोनों घर जाओ। और राजा ने न्याय कर दिया। हमारे घर की लड़ाई में कोई हमारी रोटी खा रहा है, समझदार को इशारा काफी। रोटी की चिंता करना और किसी भी ऐसे मुद्दे पर लड़ना नहीं। भाइयों बहनों, हमारे जितने महापुरुष हैं, किसी के हाथ में तलवार, त्रिशूल, बंदूक है क्या? जोर से बोलिए। केवल बिरसा मुंडा जी के हाथ में है, क्योंकि वो दिकुओं के खिलाफ थी, दिकुओं के खिलाफ थी। और किसी के हाथ में कोई हथियार नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा सबसे बड़ा हथियार कलम है, कलम से बड़ा कोई हथियार नहीं है। और उसी कलम से बाबा साहब ने संविधान लिखा, उसी कलम से आपके आने वाले बच्चे आपका मुस्तकबिल बदलेंगे। इसलिए कोई नफरत में लड़ाने आए, धर्म के नाम पर लड़ाने आए, लड़ना मत। एक राजा, शेर राजा हुआ जंगल में, तो गधा एक दिन आया। यह आखिर में पैगाम देकर जा रहा हूं, बहुत वक्त हो गया। गधा आया और बाघ से बोला, देखो ये घास नीले रंग की है। तो घास बोला, वो बाघ बोला कि नहीं, घास तो हरे रंग की है। गधा बोला, नहीं, तुम्हें रतौधी हो गई, घास तो नीली है। बाघ बोला, नहीं, साफ दिख रहा है, घास तो हरे रंग की है। दोनों लड़ने लगे, दोनों राजा के पास पहुंचे। शेर राजा था, राजा देख करके बोला, क्या बात है? तो बाघ बोला कि ये गधा पागल हो गया है, घास हरी है और कह रहा है नीले रंग की है। गधा बोला कि नहीं हुजूर, अब आप ही न्याय करिए, बताइए घास नीली है कि नहीं। शेर ने कहा कि गधा ठीक बोल रहा है, बाघ को 1 साल के लिए जंगल से बाहर करने की सजा सुनाई जाती। गधा चारों टांग पर नाचता हुआ खुश होके गया, अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए, खुश होके गया। बाघ बोला, ये कैसा गुनाह, राजा आप हो और आप देख रहे हो घास हरी है और आप हमें कह रहे हो कि हम गलत हैं। उसने कहा कि नहीं, तुम्हें सजा इस बात की नहीं मिली है कि तुम गलत हो,
तुम्हें सजा इस बात की है कि तुम अपना सारा जरूरी काम छोड़कर गधे से बहस कर रहे हो। समझ में पाए? जरूरी काम छोड़ करके किसी से बहस करने का वक्त नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, 6 सूत्र हैं। जो इन 6 की बात करे वो आपका है। अपना वोट भी उसे देना, अपना नेता भी उसे बनाना, अपना नायक भी उसे बनाना, महापुरुषों के मंचों पर उसको बुलाना, उसको सम्मानित करना, जो आपके हिस्से की लड़ाई लड़े उसका साथ देना। डॉक्टर लक्ष्मण यादव को अकेला जब पढ़ा, नौकरी से निकाला गया। मेरी किताब जब प्रोफेसर की डायरी आप खरीद करके पढ़ना, मराठी में भी अनुवाद है उसका, तो पढ़ना, यह देखना कि नौकरी से इसलिए निकाला गया कि अगर नौकरी से निकाल देंगे तो चुप हो जाएगा। मैंने कहा कि मेरे समाज, बाबा साहब अंबेडकर, एक बार रात में एक पत्रकार विदेश से आया, आधी रात को डॉक्टर अंबेडकर जाग रहे थे। पत्रकार बोला कि डॉक्टर अंबेडकर आप सोए नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा मेरा समाज सो रहा है इसलिए मैं जाग रहा हूं, ताकि मेरा समाज जाग सके, इसलिए मैं इतना जोखिम उठा रहा हूं। हमारे जैसे लोग आपके बीच में केवल इसलिए घंटा भर भाषण देने नहीं आते। आने वाली पीढ़ियां 25 साल बाद, 50 साल बाद हमको याद करेंगी। हम अपने पुरखों को याद करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर लायक थे। 50 साल बाद आने वाली पीढ़ी, अगर हम इस देश के संविधान को नहीं बचा पाए, शिक्षा को नहीं बचा पाए, सम्मान को नहीं बचा पाए, तो आने वाली 50 साल बाद की पीढ़ी हमको क्या नालायक नहीं समझेगी? जोर से बोलिए। एक पेड़ था, पेड़ पर आग लग गई, चिड़िया उड़ नहीं रही थी। बाकी लोगों ने कहा कि आग लगी इस वृक्ष को, जलने लागे पात, उड़ते क्यों नहीं पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। कविता समझ में आ रही है ना? आग लगी इस वृक्ष को, देश जल रहा है, कोई संविधान बदलने की बात करता है, कोई एक धर्म का राज बनाने की बात करता है, कोई शिक्षा की बात क्यों नहीं करता, कोई कलम की बात क्यों नहीं करता, कोई सबको रोजगार देने की बात क्यों नहीं करता, और जो बात करता है वो रोजगार देता नहीं। तो हमें तो सवाल पूछना पड़ेगा ना, और सवाल पूछना हमारी जिम्मेदारी है। और सवाल हमने पूछा, उसके लिए जेल जाने को भी तैयार रहिए, क्योंकि यह सवाल हमारी आने वाली पीढ़ियों का है। डॉक्टर अंबेडकर भी किसी नौकरी के मोहताज होते तो आज महानायक बनकर के हम उन्हें याद नहीं कर रहे होते। मैं भी चाहता तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहता, 1.5-2 लाख सैलरी मिलती, लेकिन आज फ्री हूं, बेरोजगार हूं। मैं इसलिए यह काम कर रहा हूं कि महात्मा फूले भी अगर नौकरी करने के लिए अपना जमीर गिरवी रख देते तो आज हमारे नायक, महानायक हमारे महात्मा फूले कभी नहीं बन पाते, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, इसलिए हम उनको नायक मानते।